सब मिलाकर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह एक देश है, एक लोग हैं, एक संविधान है और देश एक ही शासन के अधीन है और शासन के अधिकार एक ही संविधान से प्राप्त होते हैं। कैसा है हमारा फेडरेशन? फिर भी इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि एक देश, एक लोग, एक संविधान, एक शासन और उस शासन को एक ही संविधान से प्राप्त अधिकार, और इसीलिए भारतीय संघ राज्य अविनाशी बन गया है। फेडरेशन जब तक संविधान अस्तित्व में है तब तक यह संघ राज्य टूटने की कोई संभावना नहीं है। मुझे अभी भी याद आता है आडवाणी जी का भाषण। लाल कृष्ण आडवाणी जी को मैं रेफर करने जा रहा हूँ। वो मार्गी ज्ञान प्रबोधिनी में उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में वो कहते हैं कि देश में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर इतने विघटनवादी तत्व देश में अस्तित्व में होने के बाद भी भारत टूटा नहीं, भारत एक संघ रहा है। इसका कारण माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निर्मित भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने इस प्रकार की यंत्रणा व्यवस्था निर्माण की है कि भारत का संघ अविनाशी हो गया है। यह बात आडवाणी जी अभी कहते हैं, परंतु यह बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में कही थी। हमने संविधान की रचना इस प्रकार से की है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, कि संघ अविनाशी होगा, संघ को कोई नष्ट नहीं कर सकता, किसी भी राज्य को संघ से अलग नहीं किया जा सकेगा। यह संघ के अविनाशित्व का सिद्धांत, राज्यों को पृथक होने के अधिकारों से वंचित करने का सिद्धांत, ध्यान से सुनिए, संघ के अविनाशित्व का सिद्धांत या संघ को राज्य से पृथक होने के अधिकारों से वंचित करने का सिद्धांत यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रमोट कर भारत के संविधान में रखा गया है। अमेरिका में यह सिद्धांत प्रस्तापित करने के लिए गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध इसका मतलब केंद्र सरकार, फेडरल गवर्नमेंट विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट में युद्ध हुआ, उत्तर विरुद्ध दक्षिण। और उस समय अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मुद्दा था केंद्र सरकार, फेडरल गवर्नमेंट गुलामों को स्वतंत्रता देना चाहती थी। अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति होने तक अमेरिका में काले लोगों को गुलाम बनाकर रखने का प्रचलन था और फेडरल गवर्नमेंट अब्राहम लिंकन के अध्यक्षता में उनको गुलामी से मुक्ति देकर उनको स्वतंत्र नागरिक के तौर पर रखने का प्रबंध करना चाहती थी और दक्षिण के राज्य गुलामी की व्यवस्था कायम रखना चाहते थे और उन्होंने केंद्र सरकार के फेडरल गवर्नमेंट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, अलग होने की घोषणा की थी। तो अब्राहम लिंकन को अपने ही राज्य सरकारों के विरुद्ध अपनी ही सेना को भेजना पड़ा। युद्ध हुआ जिसको गृह युद्ध कहा जाता है और युद्ध के चलते फेडरल गवर्नमेंट उस गृह युद्ध में विजयी हुई, इसलिए अमेरिका आज एक देश दिखता है। अन्यथा अब्राहम लिंकन के समय में अमेरिका टूट गया होता, आज अमेरिका वैसा नहीं होता यदि फेडरल गवर्नमेंट ने युद्ध नहीं जीता होता। तो अमेरिका में
संघ अविनाशी हो, फेडरेशन अविनाशी हो, इसके लिए युद्ध कर कर उस सिद्धांत को प्रस्तापित करना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थिति भारत में न आए, इस प्रकार की आपत्ति विपत्ति भारत में न आए, इसलिए पहले ही डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित, मैं प्रस्तावित कहूँगा, 4 नवंबर 1948 को प्रस्तावित संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। यह सिद्धांत प्रस्तापित किया गया है कि संघ अविनाशी होगा और किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। यह सिद्धांत संविधान द्वारा प्रस्तापित किया गया है। इसीलिए 70 साल होने के बाद, 72 साल होने के बाद भी भारत का संघ कायम रहा है, भारत का संघ अविनाशी रहा है। इसका सारा श्रेय नॉर्थ ईस्ट में संघर्ष चल रहा है। पंजाब में आंदोलन हुआ, कश्मीर का इशू आया, साउथ में आंदोलन हुए, परंतु संघ अविनाशी रहा। इसका सारा श्रेय भारत के संविधान को और भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को है। एक अंतिम आलोचना यह थी कि प्रस्तावित संविधान में संविधान संशोधन के जो प्रावधान रखे गए हैं, वो प्रावधानों के चलते संविधान में संशोधन करना बड़ा कठिन सा हो गया है। माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने 4 नवंबर को जो संविधान प्रस्तुत किया, तब उनकी मान्यता थी और अंत तक वह उसी मान्यता पर कायम रहे कि संविधान के मसौदे में जो शब्द लिखे हैं वह अंतिम नहीं है, वह आखिरी नहीं है, वो वेद वाक्य प्रमाण नहीं है, वह पत्थर पर की लकीर नहीं है, उसमें संशोधन की संभावनाएं है। और इसीलिए माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान में संशोधन के प्रावधान भी रखे गए थे। आज भी भारत के संविधान में, अब उस अनुच्छेद को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आज भी भारत के संविधान में संशोधन के प्रावधान विद्यमान है। परंतु इन प्रावधानों पर 1948 में जब आलोचना की गई कि इसके चलते संविधान में संशोधन करना बड़ा कठिन सा है, शायद इस प्रकार की आलोचना करने वालों को यह लग रहा था कि इस संविधान को जल्दी जल्दी परिवर्तित करने की प्रक्रिया संविधान के माध्यम से ही यदि गतिशील होती हैं तो हम इस संविधान को बड़े जल्दी बदल सकते हैं। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर थे, उन्होंने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा, आलोचक यह भी कहते हैं कि कुछ वर्षों तक संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 प्रकार है इसमें आलोचना। पहले तो यह कहते हैं कि बड़े कठिन है, और दूसरा यदि ठीक है भाई, मगर कुछ सालों तक संविधान लागू होने के बाद के आरंभ के कुछ वर्षों तक कम से कम आने वाली आगामी संविधान लागू होने के पश्चात जो संसद बनेगी तो उस संसद को साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करने का अधिकार हो, इस प्रकार के प्रावधान संविधान में रखने चाहिए, ऐसे आलोचक मानते थे। ऐसी आलोचकों की मान्यता थी। माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर इस युक्तिवाद को, इस आर्गुमेंट को सटल एंड इंजीनियस कहते हैं, सटल एंड इंजीनियस कहते हैं। इसका अर्थ, यह आर्गुमेंट जो है, यह तर्क जो प्रस्तुत किए गए हैं, यह तर्क विलक्षण है, यह चतुराई भरे तर्क है, यह जटिल है, गूढ़ है, परंतु अंत में ये कहते हैं कि दूषित हेतु के द्वारा, दूषित हेतु से
यह आलोचना की गई है। इसके पीछे शुद्ध हेतु नहीं है। संविधान में सही परिवर्तन संशोधन हो यह शुद्ध हेतु नहीं है, दूषित हेतु है। क्या हो सकता है दूषित हेतु? दूषित हेतु यही हो सकता है कि जितने जल्दी इस संविधान से हम निजात पा सकते हैं, जितने जल्दी हम इसको बदल सकते हैं, उतने जल्दी बदलने के प्रावधान संविधान में ही रखने चाहिए। बात बड़ी मीठी है, बात बड़ी शुगर कोटेड पिल जिसको कहते हैं, बात बड़ी मीठी है, परंतु उसके पीछे का उद्देश्य डॉक्टर आम्बेडकर जान गए थे और इसीलिए कहते हैं कि यह आलोचना दूषित उद्देश्य से, दूषित हेतु से की गई है। संविधान सभा और आलोचक कहते हैं अपनी बात का समर्थन करने के लिए आलोचक एक और तर्क देते हैं। संविधान सभा प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं है, फिर भी संविधान सभा को साधारण बहुमत से संविधान स्वीकृति का अधिकार प्राप्त है। देखिए तर्क किस प्रकार से हैं कि संविधान सभा कैसे निर्वाचित हुई है। ये तो प्रौढ़ मताधिकार से निर्वाचित नहीं हुए। यह तर्क बार बार आएगा, आगे भी आएगा कि यह संविधान सभा प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं है, इसलिए इसको संविधान निर्माण का अधिकार ही नहीं है, ऐसा भी कहा गया था। परंतु संविधान सभा ने यह कहा कि हम लोगों द्वारा ही निर्वाचित है, हम सार्वभौम हैं और हम जो निर्माण करेंगे वही संविधान होगा। यह तर्क भी रखा गया था और संविधान सभा ने इसको मान्यता दी थी। फिर भी आलोचक इस प्रकार की आलोचना करते हैं कि संविधान सभा प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं वह सदस्य विधानमंडलों, प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होकर आए हुए थे। इसलिए बार बार संविधान सभा की आलोचना की जाती थी कि यह प्रौढ़ मताधिकार से निर्वाचित नहीं, फिर भी इसको साधारण बहुमत से संविधान स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया और आने वाली संसद यह तो प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी और उसको साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। बड़ा प्रभावी तर्क लगता है कि नहीं? बड़ा प्रभावी तर्क लगता है। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर इसका जवाब जब देते हैं तो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं यह असंगत शोर है, इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है। इस प्रकार का तथ्य रखना, इस प्रकार का युक्तिवाद करना कि संविधान सभा प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित न होते हुए भी साधारण बहुमत से संविधान स्वीकार कर रही है और उसी के समांतर आने वाली लोकसभा यह जो प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होकर आने वाली है, ऐसा होते हुए भी उसको साधारण बहुमत से संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि यह बात असंगत सी बात है। मैं इस दोषारोप का खंडन करता हूँ, मैं इस आलोचना को मानने से इनकार करता हूँ। जब आलोचक कहते हैं कि संविधान में संशोधन के प्रावधानों के तहत संविधान में बहुत संशोधन बहुत कठिन है, तो बार बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने भाषणों के माध्यम से दुनिया के विविध संविधानों का संदर्भ देते हैं, विविध देशों के संविधानों का हमेशा से संदर्भ देते हैं, जिसके चलते अपनी बात वो ठीक ढंग से समझा सके, इसलिए यह संदर्भ देते हैं। और यहाँ पर भी डॉक्टर आम्बेडकर यह कहना चाहते हैं आलोचकों को और संविधान सभा को, यह बताना चाहते हैं कि दुनिया में और भी जो संविधान हैं उनमें संशोधन के प्रावधान इससे भी जटिल है, उनमें संशोधन के प्रावधान इससे भी कठिन है, वहाँ के संविधानों में संशोधन करना इससे भी अधिक दुभर है, कठिन हो गया है। और विशेषतः वह उल्लेख करते हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधानों का, और फिर कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधानों में संशोधन के जो प्रावधान रखे गए हैं उसकी यदि तुलना करें तो
उसकी यदि तुलना करें तो हमारे प्रस्तावित संविधान में संशोधन के जो प्रावधान रखे गए हैं वह प्रावधान इतने जटिल, इतने कठिन नहीं है। संविधान में, प्रस्तावित संविधान में 4 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर कहते 2 प्रकार के प्रावधान हैं। एक, कुछ अनुच्छेदों के लिए इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि संसद का 2/3 बहुमत और कम से कम 50% राज्यों, आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति। इतना ही रखा गया है क्योंकि वह प्रावधान जिस प्रकार से केंद्र से संबंधित है उसी प्रकार से राज्यों से भी संबंधित है। जिस प्रकार से केंद्र से संबंधित है उसी प्रकार से राज्यों से संबंधित है। इसीलिए कुछ अनुच्छेदों के लिए संसद में 2/3 बहुमत और उसके बाद में राज्यों में आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी संस्तुति, ऐसा प्रावधान है। बचे हुए अनुच्छेदों में संशोधन के लिए केवल संसद के 2/3 बहुमत का होना पर्याप्त होगा। संशोधन की 2 प्रावधान, 2 प्रकार के प्रावधान, एक में संसद का 2/3 बहुमत प्लस 50% राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति। दूसरा, अन्य अनुच्छेदों के लिए संसद में 2/3 मतों का होना आवश्यक है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि यह संशोधन के प्रावधान इतने जटिल है। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर आगे एक और स्पष्टीकरण देते हैं और स्पष्टीकरण में कहते हैं कि यह जो आलोचना है यह मिथ्या धारणा पर आधारित है, यह गलत धारणा पर आधारित है। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा और संविधान के अधीन निर्वाचित होकर अस्तित्व में आने वाली संसद, यह दोनों भिन्न भिन्न अस्तित्व है। फिर से मैं दोहराऊंगा, संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत संविधान के अधीन निर्वाचित होकर अस्तित्व में आने वाली संसद, यह 2 अस्तित्व भिन्न भिन्न है और दोनों अस्तित्वों की भिन्नता, दोनों में जो अंतर है, दोनों की स्थिति में जो अंतर है, वह अंतर ठीक समझ नहीं पाने की वजह से आलोचक यह आलोचना करते हैं। संविधान सभा अलग अस्तित्व है और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत संविधान के चलते अस्तित्व में आने वाली संसद यह अलग अस्तित्व है। दोनों की स्थिति में अंतर है और आलोचक इस अंतर को समझ नहीं पाए, इसलिए इस प्रकार की आलोचना करते। संविधान सभा क्यों अस्तित्व में आई? संविधान सभा अस्तित्व में आई केवल एक उद्देश्य के लिए कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करे, जो संविधान व्यवहार्य हो, जो संविधान लोगों की भलाई के लिए हो, जो संविधान लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए हो, जो संविधान कार्यान्वित करने के लिए सुलभ हो, और सबसे बड़ी बात, जिस संविधान के चलते सुशासन की स्थापना इस देश में हो। इस एक ही उद्देश्य के लिए संविधान सभा अस्तित्व में आई है। इसके अलावा संविधान सभा का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है अस्तित्व में आने का। एक अच्छा, एक वर्केबल, एक गुड गवर्नेंस प्रदान करने वाला, लोगों के अधिकारों को, हकों को सुरक्षित रखने वाला संविधान निर्माण करना, इस एक ही उद्देश्य के चलते संविधान सभा अस्तित्व में आई है। और इसीलिए संविधान सभा में विविध राजकीय पक्षों का प्रतिनिधित्व होते हुए भी सारे ही सदस्य संविधान निर्माण के उद्देश्य के लिए एकत्रित आने की वजह से पक्षीय दृष्टिकोण बाजू में रखकर संविधान के निर्माण के उद्देश्य को सफल बनाने में लगे हुए हैं। क्यों कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर ऐसा? सिंपल है। जब 15 अगस्त 1947 को पहला मंत्रिमंडल बना तो कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे 5 मंत्रिमंडल में मंत्री कांग्रेस के नहीं थे। कांग्रेस ने उनको आमंत्रित किया। इन लोगों ने कांग्रेस के नहीं होते हुए भी कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में सहभागी होने का निर्णय किया। यह था पक्षीय हित के ऊपर दृष्टिकोण। पक्षीय हित बाजू को रखकर इन्होंने राष्ट्र हित को प्रधानता दी, संविधान निर्माण के कार्य को प्रधानता थी। संविधान सभा में उपस्थित सदस्य विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी पक्षीय हित से ऊपर उठकर संविधान के निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं, क्योंकि संविधान सभा एक ही उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आई है और वह उद्देश्य है संविधान का निर्माण। संसद के बारे में क्या ऐसा कह सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं संसद के बारे में क्या ऐसा कह सकते हैं? संसद में भी अलग अलग पक्ष होंगे और हर एक पक्ष का एक ही उद्देश्य होगा कि सत्ता में आए। हर एक पक्ष का उद्देश्य क्या होगा? पहला उद्देश्य सत्ता में आए और दूसरा उद्देश्य होगा सत्ता में आने के बाद सत्ता में बने रहे। इसको कहते हैं पक्षीय हित, इसको कहते हैं पक्षीय स्वार्थ। और संसद में आने वाला प्रत्येक पक्ष का प्रतिनिधि अपने पक्ष का हित, अपने पक्ष के स्वार्थ को प्रधानता देगा और इसीलिए संसद पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि संसद सही अर्थों में राष्ट्र हित में ही संविधान में संशोधन करेगी। संसद संविधान को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन नहीं करेगी, ऐसा हम नहीं मान सकते। इसीलिए संसद पर हम इसके लिए विश्वास नहीं कर सकते। संविधान सभा पर हम निश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं, परंतु संसद पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से इसीलिए हमने संविधान के संशोधन के प्रावधान में थोड़ी जटिलता अवश्य रखी है, परंतु इतनी नहीं कि परिवर्तन ही असंभव हो, परंतु इतनी आसान भी नहीं कि सत्ताधारी पक्ष को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, अपना पक्षीय स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संविधान में कभी भी परिवर्तन किया जाए। इस प्रकार की भी आसान व्यवस्था संविधान संशोधन के बारे में नहीं रखी गई है और इसीलिए साधारण बहुमत से संविधान में, संसद के साधारण बहुमत से संसद को साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन की व्यवस्था नहीं रखी गई है। और डॉक्टर अंबेडकर अंत में कहते कि 8 महीने तक संविधान का मसौदा लोगों के अवलोकन के लिए खुला रखा। वर्तमान सरकार तो विधेयक भी संसद में रखने से पहले संसद सदस्यों को उपलब्ध नहीं करवाती। लोगों को कहां से विधेयक उपलब्ध होंगे? समझ रहे आप मेरी बात को? अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विधेयक जब राज्यसभा में रखा गया तो विरोधी पक्ष के सदस्यों को विधेयक की प्रतियां भी उपलब्ध नहीं थी। लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि संसद में विधेयक 370 कलम निरस्त करने का विधेयक रखा जाने वाला है। इतनी गुप्तता जब संसद सदस्यों से रखी जाती है तो लोगों से कितनी गुप्तता रखी जाती होगी। और इसीलिए आंदोलनकर्ता किसान कहते हैं आपने बताया नहीं, आपका हेतु शुद्ध है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वर्तमान सरकार ने डेमोक्रेसी की परंपराओं का पालन न करने की वजह से विरोधी पक्ष का विश्वास खो दिया है और आंदोलनकर्ता लोगों का भी विश्वास उन्होंने खो दिया है। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर जब कहते हैं कि 8 महीने तक
यह प्रस्तावित संविधान लोगों के आलोचनाओं के लिए खुला था। लोगों ने जो भी इस मसौदे पर आलोचनाएं की, उन आलोचनाओं का मैंने जवाब देने का प्रयास किया है और अब निर्णय संविधान सभा को करना है। इस मसौदे पर, अब संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श कर निर्णय संविधान सभा को करना है कि इस मसौदे को जैसे कि वैसे स्वीकार करे या इस मसौदे को संशोधनों के माध्यम से अधिक परिष्कृत करे। यह निर्णय अब संविधान सभा को करना है, क्योंकि मसौदा स्वीकार के लिए नहीं रखा गया है, मसौदा चर्चा के लिए रखा गया है। जब चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर संशोधन रखे जाते हैं, जब चर्चा होती है तो रखा हुआ प्रस्ताव अधिक परिष्कृत करने के उद्देश्य से ही रखा जाता है और इसीलिए चर्चा की जाती है। जब 8 माह तक मसौदा लोगों के अवलोकन के लिए खुला रहा, तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि प्रांतीय विधानमंडलों में भी इस मसौदे पर चर्चा हुई, इस प्रस्तावित संविधान पर चर्चा हुई, परंतु प्रांतीय विधानमंडलों ने भी इस मसौदे पर कोई गंभीर आक्षेप नहीं लगाए, कोई गंभीर आलोचना नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर एक श्रेष्ठतम गुणवत्ता प्राप्त ह्यूमन बीइंग थे। वो अपनी कमियों को जानते थे, वो स्वयं को जानते थे कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं, इसीलिए उसके द्वारा निर्माण की हुई रचना भी परिपूर्ण नहीं हो सकती। और इसीलिए स्वयं डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अपने भाषण में कि मैंने संविधान मसौदा समिति के माध्यम से प्रस्तावित संविधान का मसौदा आपके सामने रखा है, प्रस्तावित संविधान आपके सामने रखा है। कोई भी संविधान सर्वथा पूर्ण नहीं होता, यह भी प्रस्तावित संविधान पूर्ण नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज तक जितने भी संविधान बने, काल प्रक्रिया में, काल गति के चलते समय के साथ साथ वह परिष्कृत होते गए हैं, उनमें संशोधन होते गए हैं, वह अधिक परिपूर्ण होते गए हैं। आरंभ में कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं था। हमारे द्वारा संविधान मसौदा समिति के द्वारा जो संविधान का मसौदा रखा गया है वह भी परिपूर्ण नहीं है। मसौदा समिति ने स्वयं इस मसौदे में संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं। हम आशा करते हैं कि संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों द्वारा संशोधन के प्रस्ताव रखे जाएंगे और मसौदे पर चर्चा के समय प्रस्तुत संशोधनों पर भी चर्चा होगी और यह मसौदा अधिक परिष्कृत होता जाएगा, अधिक उन्नत होता जाएगा, अधिक परिपूर्ण होने की प्रक्रिया संविधान सभा में भी होगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने प्रस्तावित संविधान की विशेषताएं आप लोगों के सामने रखी है, मैंने आलोचनाएं जो की गई उस आलोचनाओं का भी जवाब दिया है। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं इन शब्दों के साथ इस भाषण को समाप्त करना चाहूँगा। मैं वो शब्द दोहराता हूँ क्योंकि मैंने इनका उल्लेख पहले भी किया है। अंत में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आई फील दैट it is workable, it is flexible, it is strong enough to hold the country together both in peace time and war time. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is that the man is vile. Sir, I move. मैं प्रस्ताव रखता हूँ, मैं समझता हूँ
कि प्रस्तुत संविधान व्यवहार योग्य है, यह लचीला है और इतना सबल है कि युद्ध एवं शांति दोनों समयों में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। मैं यह कहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि यह कहना चाहिए कि अधिकारारूढ़ व्यक्ति अंडरलाइन, अधिकारारूढ़ व्यक्ति अधम था, नीच था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस 7 प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ। 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। आज संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है। संविधान विघटित किया जा रहा है, संविधान खंडित किया जा रहा है, लोकतंत्र विघटित किया जा रहा है। किसान का आंदोलन इसका प्रतीक है कि संविधान और लोकतंत्र की किसी भी प्रकार की, एक प्रकार से कहेंगे कि लोकतंत्र का आदर नहीं किया जा रहा, सिद्धांतों के प्रति एक प्रकार की अनास्था दिखाई जा रही है। और जो भी निर्णय आंदोलनकर्ताओं को आंदोलनजीवी कहा जा रहा है, जबकि आंदोलन का अधिकार संविधान का मूलभूत अधिकार है। वर्तमान शासक जो है, शासक ही कहूँगा, वर्तमान शासक जो है न तो वो संविधान के सिद्धांतों को मानते हैं और न ही लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानते। तांत्रिक तौर पर टेक्निकली वह दिखाई देता है कि वह संविधान के सिद्धांतों का अवलंब कर रहे हैं। टेक्निकली यह दिखाई पड़ता है कि वो लोकतंत्र के सिद्धांतों का अवलंब करते हैं। टेक्निकली वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, टेक्निकली वो विधेयक रखते हैं, उनकी प्रतियां अधिकृत तौर पर सदस्यों को उपलब्ध नहीं करवाई जाती। संसद सदस्य राज्यसभा में मत विभाजन की मांग करते हैं, वहाँ पर बैठे हुए अध्यक्ष राज्यसभा के मत विभाजन की मांग को दुर्लक्षित कर देते हैं और इस प्रकार से विधेयक और कानून पारित किए जा रहे हैं। और यह जो स्थिति है, यह स्थिति संविधान खंडित होने वाली स्थिति है और लोकतंत्र विघटित होने की स्थिति है। इसके लिए क्या संविधान जिम्मेदार हैं? इसके लिए क्या संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र जिम्मेदार है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संविधान बुरा है, संविधान में दोष है, इसलिए यह सारा नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट दैट, द रीज़न विल नॉट बी दैट वी हैड ए बैड कॉन्स्टिट्यूशन, द रीज़न विल बी वी हैव टू से मैन इज वाइल। यह कारण नहीं है कि संविधान खराब है, संविधान दूषित है। मैं तो ये कहूँगा, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो अधिकारारूढ़ है, जिस पर संविधान के कार्यान्वयन का दायित्व है, वही अधम है, वही नीच है। संविधान का आदर नहीं करना चाहता, संवैधानिक नैतिकता का उसमें अभाव है, लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनका विश्वास नहीं है और जिन पर इसका दायित्व है वह अधम है, नीच है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। मैं केवल उनके शब्दों को दोहराता हूँ। कल संविधान नष्ट होता है, कल लोकतंत्र नष्ट होता है तो इसका कारण संविधान खराब था नहीं, हमारी नीयत खराब थी, यह उसका कारण होगा। और इसीलिए हम लोगों को इन सारी चर्चाओं को अधिक गंभीरता से देखना पड़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को समझना होगा, लोकतंत्र को समझना होगा, मूल्यों को समझना होगा, सिद्धांतों को समझना होगा और उनको यदि बचाना है तो उसके लिए हमें कृति तत्पर भी होना होगा। यहाँ पर मैं अपने भाषण को यहाँ समाप्त करूँगा। फिर मिलेंगे अगले रविवार 28 मार्च 2021 को और विषय होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर को अपने भाषण के आरंभ में मसौदा प्रस्तुत करते समय प्रस्ताव रखा था कि मैं यह मसौदा संविधान सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5 नवंबर से 1948 से इस मसौदे पर जो चर्चा हुई, उस चर्चा को भी समझना
बहुत ज़रूरी है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को समझना हो तो, और संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को समझना हो तो यह चर्चा भी समझना जरूरी है। हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। मसौदे पर संविधान सभा में जो चर्चा हुई, उस चर्चा पर हम अगले रविवार से चर्चा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे 28 मार्च 2021 को फिर मिलेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए अभिवादन, धन्यवाद, मंगल कामना। सुनते रहिए, प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहिए, सोचते रहिए, समझने और जानने का प्रयास कीजिए। आप सारे लोगों के प्रति एक बार फिर से मैं अपनी मंगल कामना प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।